रात को चारपाई पर पड़े पड़े पूरो छत के काले शहतीरों को देखती रही। पूरो का मन उन लोगों की बंद कोठरियों के चक्कर लगाता रहता जिनके भीतर लोगों ने औरों की लड़कियों, बहनों और स्त्रियों को जबरदस्ती डाल रखा था। उन्हीं में एक लाजो होगी, रामचंद की बहन, उसकी अपनी भाभी। लाजो का अनदेख चेहरा पूरो की आंखों के आगे आ जाता था, टूटे हुए पत्ते जैसा, झड़े हुए पंख जैसा। पूरो सोचती लाजो ब्याही हुई है, शायद उसके कोई बाल बच्चा भी हो। उसके दिल पर न जाने क्या क्या बीता होगा, उसके शरीर पर क्या गुजरी होगी। न जाने वह इस समय कहाँ है। मैं उसे कैसे खोजूं? मैं उसे कैसे पहचान सकती हूँ? उस दिन ईख में छिपी हुई वह लड़की लाजो ही निकल आती। मैं उसे काफिले में मिला आती। मैं उसे रामचंद के हवाले कर आती। पूरो ने सब बात रशीद को बताई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। जैसे भी हो मुझ पर रहम करो। मैंने सारी उम्र तुमसे कुछ नहीं मांगा। मुझे लाजो का पता ला दो, जैसे भी हो। पूरो की आंखों के आंसू नहीं रुकते थे। रशीद ने पूरो से इकरार किया कि वह अपनी ओर से कोई कसर न होने देगा। रशीद बहुत सोचने के बाद इसी निश्चय पर पहुंचा कि हो ना हो लाजो रत्तोवाल में ही होगी। वह घर से अपने भाई के साथ निकली, पर काफिले में मिली नहीं। काफिले में इकट्ठे होने वाले लोगों की आपाधापी में ही वह किसी के हाथ पड़ गई होगी। रशीद ने रत्तोवाल के 2 चक्कर लगाए, पर वह लोगों के मकानों में कैसे झांक सकता था। उसने गांव की कितनी ही दुकानों से सौदा सुलभ खरीदा, पर उसे लाजो का कोई सुराग न लगा। इतना उसने सुन लिया था कि गांव के कुछ लड़कों ने जाते हुए काफिले से 2-4 लड़कियों को उठा लिया था। रशीद को पूरा विश्वास था कि लाजो भी उन्हीं में से है। उस गांव वाले रशीद से परिचित नहीं थे, ना ही उस गांव में रशीद का कोई संबंध ही रहता था। वह किसके पास 4 दिन रहता, किससे वह गांव के हाल चाल लेता। पूरो ने रशीद के साथ एक बात सोची। बावड़ी वाले साईं को वे जानते थे। वे दोनों बच्चों को लेकर साईं की एक कोठरी में जा टिके। वैसे भी दिन रात की चिंता से पूरो की आंखें घुटी सी रहने लगी थीं। वह रोज सवेरे नमाज पढ़कर बावड़ी के जल से अपनी आंखें धोती, साईं को मिठाई चढ़ाती और दिन में कोरे खेसों की गठरी बांधकर गांव में बेचने चली जाती। उस समय गांव के मर्द खेतों पर होते, गांव की स्त्रियां घरों में अपनी गृहस्थी के कामकाज में लगी होती। पूरो हर घर में जाकर पूछती, खेसों के दाम इतने अधिक बताती कि उसका सौदा कठिनाई से पटता था। वैसे भी गांव में लोगों के पास अपनी ही बनाई हुई दरियां और खेस बहुतेरे होते हैं। फिर उन्हें लूटमार से भी बहुत कुछ मिल गया था। पूरो से खरीदने की किसी को आवश्यकता न थी, पर पूरो ढीठों की भांति उनके आंगनों में जा बैठती, भीतर बाहर झांकती, स्त्रियों को बातों में लगा लेती, गांव की लूटमार की बातें छेड़ देती, उनसे हंस हंस कर पूछती कि किसके हिस्से क्या क्या आया। फिर हिंदुओं के छोड़े हुए मकानों की बात छेड़ देती। पूरो रामचंद का घर पहचानती न थी, पर गांव वालों से बातचीत करके उसने रामचंद के मकान का पता लगा लिया था। रशीद और पूरो को शक था कि हो ना हो जिसने लाजो को उठाया है उसने शायद लाजो के मकान को भी संभाल लिया है। पूरो ने उस मकान का भी एक आध फेरा लगाया, पर हर बार एक बुढ़िया उसे बाहर की ड्योढ़ी से लौटा देती थी। कह देती थी कि हमें कुछ नहीं लेना है। जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसता है, वैसे ही एक दिन पूरो भी उस मकान के आंगन में चली गई। अम्मा, तुम लेना कुछ नहीं, पर देख तो लो। मैं तुमसे देखने के दाम तो नहीं मांगती।
और पूरो ने खेसों की गठरी नीचे धरकर खेस इधर उधर बखेर दिए। आंगन में उस बुढ़िया के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अल्लाह खैर करे, मुझे एक घूंट पानी पिला दो, सवेरे से प्यासी हूं, पूरो ने साहस करके बुढ़िया से कहा। अरे पानी छोड़, तू लस्सी पी ले, पर जो तू चादरें और खेस बेचना चाहती है तो किसी शहर जा। वहां न लोग सूत काटते हैं न कपड़ा बुनते हैं। गांव में किसके पास खेसों का घाटा है? बुढ़िया ने पूरो को सलाह दी और भीतर कोठरी की ओर देखकर उसने आवाज दी, ओ नेकबख्त, एक कटोरा लस्सी तो भर के ले आ। पूरो का जी धड़कने लगा। भीतर से आने वाली लड़की का चेहरा सचमुच टूटे हुए पत्ते की तरह था। झड़े हुए पंख की तरह पूरो का माथा ठनका। हो ना हो, यही लाजो है। जब तक पूरो को लाजो के किसी जगह होने का शक नहीं पड़ा था, तब तक उसके मन में एक लगन थी कि कहीं लाजो दिख जाए। अब उसे शक पड़ गया था कि लाजो उसी घर में है, पर अब उसकी समझ में ना आता था कि अपनी शंका का समाधान कैसे करे। यह तुम्हारी लड़की ठीक तो है? पूरो ने बुढ़िया से बड़ी सहानुभूति से कहा और लड़की के हाथ से लस्सी का कटोरा ले लिया। ठीक ही है, ऐसे ही कुछ, बुढ़िया ने बात आई गई कर दी। थोड़ा नमक देना, लस्सी में मिला लूं। पूरो ने लस्सी का एक घूंट भरकर कटोरा हाथ में लिए रखा। लड़की ने चुपचाप नमक लाकर पूरो के आगे रख दिया। उसके हाथ से नमक लेते समय पूरो ने उसकी एक उंगली को दबाया। लड़की ने जरा चौंक कर पूरो की ओर देखा, पर ना तो उसके होठों पर हंसी की रेखा आई, ना उसके मुंह से कोई शब्द ही निकला। लड़की ईख के छिलके की तरह पेरी हुई दिख पड़ती थी। पूरो को और भी विश्वास हुआया कि यह लड़की लाजो हो या ना हो, पर कोई जबरदस्ती भगाई हुई लड़की जरूर है। घर के संबंध में पूरो को पता लग गया था कि यह रामचंद्र का घर था, और पूरो को यह भी विश्वास होता जाता था कि हो ना हो, यही लड़की लाजो है। लस्सी पीकर कटोरा धरती पर रखते हुए पूरो ने उस युवती की बांह पकड़ ली। इधर आ, मैं तेरी नाड़ी देखूं, रंग तो तेरा हल्दी जैसा हो रहा है। कहते कहते पूरो ने एक हाथ से उसकी बांह पर से कुर्ता जरा पीछे को हटा दिया। उसकी बांह पर हिंदी में उसका नाम गुदा हुआ था, लाजो। फिर भी वह कुछ न बोली चाली। उसके होठों पर पूस माघ के कोहरे की तरह खामोशी जमी हुई थी। कोई गंडा बांध देना, लड़की घर से परत जाए। लड़के से भी कुछ नहीं बोलती चालती, बुढ़िया ने उदास मुख से कहा। पूरो को अपना आप संभालना कठिन हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी से उत्तर दिया, मेरे पास जैसा जंतर है उससे यह कुछ ही दिनों में मकई के दाने की तरह खिल उठेगी। तू जो मांगेगी तुझे दूंगी, मुझे वह जंतर ला दे। बुढ़िया ने पूरो की चादर पकड़ ली। यह कौन बड़ी बात है, मैं कल ही ले आऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो। कहते कहते पूरो ने खेसों की गठरी बांध ली। लड़की गूंगे गहरे बुत की भांति उसकी ओर देख रही थी। खेसों की गठरी के भार से आज पूरो की कमर टूटती जा रही थी। बड़ी कठिनाई से पूरो अपनी बावड़ी वाली कोठरी में पहुंची। अब आगे तू जाने, तेरा काम, पूरो ने रशीद को सारी बात बताकर कहा। कोई ऐसी ब्योत बने, रशीद सोचने लगा। जैसे मुझे घोड़ी पर उठा लाया था, वैसे ही अब भी हिम्मत कर। पूरो ने रशीद के एक चुटकी ली और वह हंस पड़ी। फिर पूरो और रशीद ने कई युक्तियां सोची, पर कोई भी उन्हें जचती नहीं थी। रशीद कहता था कि यहाँ से उसे भगाकर ले जाना तो कठिन नहीं है, पर उसे आगे कैसे पहुंचाएंगे। पूरो के मन में आया जो अब तक कभी ना आया था। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी बेटी को तो वापस कबूल नहीं किया, क्या अब अपनी बहू को स्वीकार कर लेंगे? उन्होंने यदि वापस लेने से इनकार कर दिया तब क्या होगा? रशीद ने पूरो को बताया कि उनकी सरकार की ओर से सूचनाएं निकली हैं
कि जबरदस्ती ले जाई गई लड़कियों को खोज खोज कर लौटा दो। उनके बदले में दूसरी ओर से इसी तरह खोजी हुई लड़कियां मिलेंगी। लड़कियों के माँ बाप उन्हें वापस ले लेंगे। पूरो के दिल में एक कसक सी उठी। उसकी बार दुनिया के सब धर्म उसके रास्ते में कांटे बनकर बिछ गए थे। उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज सब मजहबों के मान टूट चुके थे। आज वह रात पूरो ने तारे गिन गिन कर काटी। सवेरा होते ही वह इस टोह में लग गई कि लाजो के घर वाली बुढ़िया अपने बेटे के लिए रोटी लेकर खेतों को कब जाती है। उसने फिर 2-1 कोरे खेस सिर पर रखे और कपड़े के टुकड़े में थोड़ी सी राख बांधकर चल दी। लाजो के घर के भिड़े हुए दरवाजे को अपने हाथों से खोलते समय पूरो ने सारे पीर फकीरों का ध्यान किया। एक समय से भूले हुए देवी देवता उसे स्मरण हो आए। पहले प्रायः रब और खुदा का नाम लेते समय पूरो कहा करती थी कि रब उसका सौतेला पिता था और खुदा की वह सौतेली बेटी थी। कोई भी रब या खुदा उसके दुख दर्द की परवाह न करता था। पर आज पूरो के दिल पर एक तरह का भय छा गया। पूरो ने झिझकते हुए किसी भी रब रहीम से प्रार्थना की कि लाजो से आज उसकी भेंट अकेले में हो जाए। पूरो को लाजो के घर पहुंचते पहुंचते भी दोपहरी का समय हो गया। बुढ़िया अपने बेटे को रोटी देने गई हुई थी। लाजो अकेली ही आंगन में बिना बिछावन की खाट पर पड़ी थी। अम्मा कहाँ हैं? पूरो ने आंगन में पैर धरते ही पूछा। खेत गई है, लाजो ने कल की खेस बेचने वाली की ओर देखकर कहा। लाजो के दिल में खेस वाली की ओर नया जागा हुआ आकर्षण स्पष्ट दिख रहा था। वह उठकर खाट पर बैठ गई। एक क्षण में ही पूरो को लाजो के चेहरे में अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी भाभी के मुख दिख पड़े। वह उसके गले से चिपट गई। पूरो को लगा कि वह रो उठेगी, इतने जोर से कि उसका रोना दीवारों को फाड़ देगा। उसका रोना खेतों को पार कर जाएगा। उसका रोना गांवों को लांघ जाएगा। उसका रोना शहर से भी आगे निकल जाएगा। उसका रोना। पूरो ने अपने रोने को गले से बाहर न निकलने दिया। तू लाजो है मेरी भाभी? पूरो ने अपने उठते हुए तूफान को दबाकर कहा। तू पूरो है? लाजो ने जरा उसकी छाती से हटकर उसकी ओर देखा, पर लाजो ने पूरो को पहले कभी न देखा था। जो अब पहचानती, फिर भी लाजो को पूरो का मुख बिल्कुल उसके भाई जैसा लगा, अपने पति जैसा। लाजो के दिल में एक लाज सी आई, जैसे वह अपने पति की ओर आंख उठाकर न देख सकती हो। लाजो पूरो की गोद में गिर पड़ी। लाजो के अंतस्तल में उस समय जो कुछ बीत रहा था, शायद वह पूरो की नसों में उतर रहा था। पूरो को कुछ भी पूछने की आवश्यकता न थी। पूरो ने लाजो को कलेजे से लगाए रखा। कोई आ जाएगा लाजो, मेरी बात सुन। पूरो को बीतते समय का ध्यान आया। लाजो की सिसकियां न रुकती थी, उसकी सांस ठिकाने न आती थी। वह कब तक लौट आती है? पूरो ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे अपने पास ले चल। लाजो तड़प सी गई। तुझे लेने तो आई हूं, और क्या करने आई हूं? मेरी बात सुन। पूरो ने लाजो को कंधे से पकड़कर उठाया। हाय, मुझे ले चल। पर तू संभल कर बैठ, कोई आ जाएगा। मुझे लेकर भाग चल, मैं सारी उम्र तेरी बांदी बनकर रहूंगी। पागल न बन, ऐसे भागकर मैं कहाँ ले जाऊं? मेरी बात तो सुन। हाय, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। लाजो रोए जा रही थी। पूरो को डर था कि बात भी ना हो सकेगी और बुढ़िया आ जाएगी। पूरो ने अपने पल्ले से लाजो का चेहरा पोंछा और समझा बुझाकर उसे चुप कराया। कभी तो घर से बाहर निकलती है? नहीं, पर सवेरे तो खेतों को जाती होगी। वह साथ होती है। आज अमावस है,
आज रात को जो तू बाहर वाले कुएं के पास आ सके तो वहां तुझे रशीद घोड़ी लिए तैयार मिलेगा। लाजो झेप गई। रात को अकेले कुएं के पास पहुंचना उसे अत्यंत कठिन लग रहा था। फिर वह रशीद को भी नहीं जानती थी, और यदि किसी ने देख लिया तो फिर किसी की भी जान सलामत न थी। मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? रात को जब सब सो जाए तब दांव लगाकर निकल आना। वह तो दारू भी पीता है, रात को जैसे तैसे करके 2-4 घूंट ज्यादा दे दूंगी। पर बाहर के आंगन में बुढ़िया कुछ अफीम शफीम नहीं खाती? मैंने तो खाते नहीं देखा। एक बार जो तू वहां पहुंच जाए। पर वहां मैं उसे जानती भी तो नहीं। जो वहां पर तू मिल जाए तो वह तो रातों रात पैड़ा मार लेगा, और जो मैं साथ हुई तो फिर तो हम दोनों ही रह जाएंगी। मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। तू मुझ पर भरोसा कर, तेरी तसल्ली के लिए यह कर दूंगी। यह देख, मेरे हाथ की यह अंगूठी उसके हाथ में पड़ी होगी, देख लीजो। आज रात दांव न लगा तब? फिर कल रात वह पूरी 3 रातें राह देखेगा। गली में से आहट आ रही है, शायद कोई आ रहा है। पूरो खाट से उतरकर नीचे बैठ गई। खाट के पैताने खेसों की गठरी रखकर पूरो ने पल्ले में बंधी हुई राख की पुड़िया को देखा कि यदि बुढ़िया आ जाए तो उसे वह जंतर और भस्म दे सके। पर बुढ़िया अभी नहीं आई थी। जो तू मुझे इस जंतर के बहाने रोज किसी बावड़ी या कुएं पर ले जाए और फिर एक दिन, लाजो ने हौले से कहा, इस तरह मेरे ऊपर पूरा शक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वह तुझे लेकर गांव से निकल जाए और मैं बाद में भी 2-3 दिन गांव में फेरी लगाती रहूं, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मुझे डर लगता है कहीं कोई रास्ते में ही ना पकड़ ले। फिर जो किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही, आगे कौन से कर्म सीधे हैं। पर मैं सारी उम्र तेरे ऊपर भार बन जाऊंगी। ये बातें फिर करेंगे, इनके लिए यह समय नहीं है। सोचती हूँ कि मैं अब चलूं, यही अच्छा है। आज बुढ़िया मुझे ना देखे तो। हाय, मुझे भी ले चल। पूरो उठने लगी तो लाजो बच्चों की तरह उससे चिपट गई। पूरो ने दरवाजे की ओर देखते हुए लाजो को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और बोली, आज रात, आधी रात को, कल पर मत डालना। और फिर वह खेसों को संभालकर घर से बाहर निकल गई। बान की खाट पर लाजो दोनों पैर पसार कर लेट गई। आज उसे अपने शरीर के अंग अंग में एक तरह की प्रफुल्लता का अनुभव हो रहा था। फिर जैसे लाजो को मकान की दीवारों में से आवाज सुनाई दी, आज रात, आधी रात को। लाजो ने दालान की एक एक ईंट को देखा। यही मेरा घर था, यही मैं पैदा हुई, यही पली, यही मैं बड़ी हुई। इस घर से मेरी डोली निकली, यही लौटकर मैं मायके आई। सब इस घर से चले गए, पर मेरा मुर्दा यही रुलता रहा। मैं अपने ही घर में परदेसी बन गई। इसी घर ने मुझे पैदा किया, इसी घर ने मुझे खा लिया। लाजो घर की चारदीवारी को देखने लगी। इन दीवारों को भी लाज न आई। इन्होंने मेरा सत्यानाश होते देखा, इन्होंने मेरी मर्यादा लुटते देखी। पर आज रात, आधी रात को सभी दीवारें टूट जाएंगी, सभी चौखटें गिर पड़ेंगी। बुढ़िया बाहर का भिड़ा हुआ दरवाजा खोलकर आंगन में आ गई थी। बड़े अच्छे समय गई है, लाजो ने मन ही मन कहा। आज वह खेसों वाली आने वाली थी, अभी आई तो नहीं। बुढ़िया ने आते ही यह पहली बात पूछी और हाथ की साग भाजी की टोकरी धरती पर रखकर लाजो वाली खाट की पट्टी पर बैठ गई। लाजो ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और फिर सोचने लगी, पूरो को यह कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रह रही हूँ? वह मुझे क्यों ढूंढने आई? वह किस गांव में रहती है? मैंने उससे कुछ भी ना पूछा। पूछने का समय भी कहाँ था। आज रात, आधी रात को। फिर यह ध्वनि
लाजो के कानों से उठकर उसके कानों में ही समाने लगी। मैंने कहा, एक मुट्ठी मोट डालकर बटलोई में चावल चढ़ा दे, मैं तो थक गई। कहते कहते बुढ़िया चारपाई पर निश्चल लेट गई। जिस तरह अंतिम बार के काम को कोई जल्दी जल्दी निपटाता है, उसी तरह लाजो ने उठकर मोठ चुने, चावल चुने और चूल्हे में 2-4 लकड़ियां जलाकर खिचड़ी पकने धर दी। पहले प्रायः बुढ़िया आटा गूंथती थी, पर आज स्वयं ही लाजो ने आटा छाना और गूंथ लिया। आज का दिन टूटी हुई जूती की तरह बढ़ता ही जाता था। मुश्किल से रात आई। आज जब बुढ़िया का लड़का घर आया तो बहुत कड़वाहट न चढ़ी। पहले रोज जब लाजो उसे देखती थी, उसे लगता था जैसे सैकड़ों ठीकरे उसके माथे पर टूटने लगे हो। बटलोई में कलछी घुमाते हुए आज 3 बार लाजो के हाथ से कलछी छिटकी। 2 बार उसके हाथों से बेलन छूट छूट गया। 1-2 बार तो उसके हाथ से कांसी का कटोरा भी छूट गया। ढंग से काम कर, 1-2 बार बुढ़िया ने खिजला कर कहा। आंखें हैं कि बटन, बुढ़िया के बेटे ने भी उसे टोका। पर आज लाजो को बुढ़िया का एक बोल भी कुबोल न लग रहा था। बुढ़िया के बेटे की बात आज जैसे वह सुन ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था घर का सब माल असबाब भी आज बुढ़िया और उसके बेटे का मुंह चढ़ा रहा है। लाजो में आज अपूर्व साहस आ गया था। ना उसका जी डरता था, ना उसके मन में कोई चिंता आती थी। बस एक निश्चित समय जैसे निकट और निकट आता जा रहा था। अभी रात पड़ जाएगी, अभी सब सो जाएंगे और जैसे साबुन लगे हाथ में से चूड़ी निकल जाती है, वह इस घर से निकल जाएगी। पहले लाजो जलती कुर्ती उठकर शराब की बोतल बुढ़िया के बेटे के आगे लाकर धर देती थी, पर आज लाजो स्वयं ही भीतर से वह शराब की बोतल निकाल लाई जो बुढ़िया के बेटे ने इलायची डलवाकर 2 गुनी आंच की खिंचवाई थी और पुरानी और तेज होने के कारण अलग रखी हुई थी। बुढ़िया का बेटा सोच रहा था, आज लाजो ने मोठ की खिचड़ी भी मलाई जैसी बनाई है। आज लाजो दारू की बोतल भी स्वयं निकाल लाई है। आज लाजो खुश है। आज बुढ़िया झपकियां ले रही थी। आंगन में ठंड हो गई है, मैंने तेरी खाट भीतर डाल दी है, जा भीतर जाकर लेट। लाजो ने घर की मालकिन की तरह बुढ़िया से कहा। एक बार बुढ़िया ने आंखें फाड़कर लाजो की ओर देखा। आज तो जैसे दिन ही पलट गए हैं। आज तो मैं इसे जंतर पहनाने वाली थी, यह तो पहले ही असर हो गया दिखता है। बुढ़िया ने अपने मन ही मन सोचा और भीतर जाकर लेट गई। रात का अंधकार पल पल गहरा होता जा रहा था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर लाजो की बाहें खींच रहा था। रात का पहला प्रहर कब का बीत गया। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर खाट पर सो गया था। उस घर की दीवारों ने, उस घर की कड़ियों ने जहां पहले इतने परिवर्तन देखे थे, उस आधी रात को यह भी देखा कि लाजो दबे पांव ड्योढ़ी का दरवाजा खोलकर उस घर की देहरी से बाहर निकल गई। लाजो थोड़ी दूर चलती, उसे डर लगता शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। किसी ने उसे कंधे से पकड़ लिया है, किसी ने उसे गर्दन से नाप लिया है। जाड़े की आधी रात की ठंड में भी लाजो के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। अमावस की रात थी, फिर भी आकाश पर छिटके हुए तारों का प्रकाश भी लाजो को तीखा लग रहा था। अपने घर की दीवार लांघने के बाद अगले घरों के रास्ते पर बढ़ते हुए लाजो एकाएक ठिठक गई। लाजो ने गर्दन घुमाकर अपने घर की लंबी दीवार की ओर देखा। कोहरे की भांति सारी गली में खामोशी जमी हुई थी। फिर भी लाजो ने गली का सीधा रास्ता छोड़कर घरों के पिछली ओर वाला लंबा रास्ता पकड़ लिया। घरों की दीवारें समाप्त हो गई। बाहर के कुएं तक पहुंचने के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। यहाँ लाजो के नंगे पैरों से
एक कंपन उठकर उसके माथे की नसों में फैल गया। लाजो ने पीछे मुड़कर कब्रों की तरह सोते हुए घरों को देखा। अभी तक प्रलय नहीं हुई थी, अभी तक कब्रों में से कोई मुर्दा नहीं उठा था। लाजो को अपनी सांस की आवाज भी सुनार की धौंकनी से सुनाई दे रही थी, पर लाजो के पास विचारों में डूबने के लिए समय नहीं था। लाजो ने एक बार तारों के धुंधले प्रकाश को देखा और मैदान में आगे बढ़ गई। लाजो के दिल को यह एक धड़का था कि मैदान में से जाते समय उसे दूर से कोई भी देख सकता था। लाजो के शरीर पर कपड़े भी कुछ सफेद थे। उसे मैले अंधकार में अपने कपड़ों की सफेदी से भी डर लग रहा था। पर अब तो लाजो ने पूरा मैदान पार कर लिया था। उसने घूमकर पीछे देखा, सारा मैदान खाली था। कुएं की ओर देखते ही लाजो का जी घबरा उठा। कुएं पर कोई नहीं था, रशीद नहीं आया। अब वह कहीं की ना रही। गांव लौटने का ख्याल लाजो के लिए असह्य था। उसने कुएं का एक चक्कर लगाया, अपने मन में धार लिया कि यदि अब इस संसार में उसे कोई जगह न मिली तो वह इसी कुएं में डूब जाएगी। चादर में अपने को लपेटे हुए एक व्यक्ति पास की झाड़ियों में से निकला। बहन, क्या तू लाजो है? उस व्यक्ति ने लाजो के पास आकर चादर हटा दी। भाई, मेरी निशानी दिखा दे। लाजो ने रशीद की ओर एक नजर देखा। रशीद के चेहरे पर करुणा थी। लाजो का चित्त स्थिर हुआ। रशीद ने अपने हाथ की अंगूठी लाजो के आगे कर दी। तुझे पहुंचाकर कल या परसों पूरो को ले जाऊंगा। बच्चे उसी के पास हैं। रशीद कुएं की मन पर से उतरकर झाड़ियों के पीछे बंधी हुई घोड़ी खोल लाया। या अल्लाह, रशीद ने एक बार कहा और लाजो को बाह का सहारा देकर घोड़ी पर बिठा लिया। घोड़ी को पहली एड़ लगाते ही रशीद को वह समय याद आ गया जब उसने पूरो को छत्तोवानी के कच्चे रास्ते से उठाकर अपनी घोड़ी पर डाल लिया था। रशीद आज हैरान था। उसे फिर एक बार अपनी घोड़ी दौड़ानी पड़ी। गांव की एक और लड़की फिर एक बार भगानी पड़ी। जवानी का वह उत्साह आज रशीद की बाहों में नहीं था, पर रशीद सोच रहा था पूरो को उठाने के बाद ज्यों-ज्यों वह घोड़ी दौड़ाता जाता था, मनोभार का एक पत्थर जैसे उसकी आत्मा पर बैठता जाता था। कई वर्षों से वह बोझ उसकी आत्मा पर पड़ा रहा था। आज ज्यों-ज्यों रशीद की घोड़ी रत्तोवाल की सीमाओं को दूर छोड़ती जाती थी, रशीद को लगता था कि उसकी आत्मा पर पड़ा वह भारी बोझ सरकता जा रहा है।